नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई क्लास में। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश और आज इसकी जो है पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली प्रदेश का अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके बाद जो अगली क्लास है उसमें हाड़ौती प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे और इसी के साथ अपना ये जो पहला टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद नया टॉपिक जो शुरू होगा वो होगा राजस्थान की जलवायु। सिस्टोमेटिक तरीके से पूरे राजस्थान की जो भूगोल है उसका अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। तो लीजिए बगैर किसी देरी के, यदि अपने यूट्यूब चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़े, अपने यार दोस्तों को शेयर करें, उनको भी लाभ पहुंचाएं। यदि इस क्लास की पीडीएफ और क्लास के शेड्यूल की जानकारी के लिए आपको पहले से सचेत रहना है तो डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। तो शुरुआत करते हैं भाई। पूर्वी मैदानी प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पूर्वी मैदानी प्रदेश का आज अध्ययन करने वाले हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसकी उत्पत्ति कब हुई? आज से 20 लाख वर्ष पूर्व नूतन महाकल्प, एक टाइम स्केल चलती है ज्योग्राफी में, उसके नियोजोइक एरा बोले तो चतुर्थ युग के प्लिस्टोसीन काल में, जो होलोसीन काल है उससे पहले वाला काल कौन सा? प्लिस्टोसीन काल। इस लाइन का जो मतलब, जो सारांश निकल के आ रहा है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश कब अस्तित्व में आया? तो प्लिस्टोसीन काल में आया। देखिए एरा चलते हैं, नियोजोइक एरा का है प्लिस्टोसीन काल, एरा है पेलियोजोइक एरा, मिसोजोइक, शिनोजोइक, नियोजोइक, जो लास्ट एरा है नियोजोइक, उसके प्लिस्टोसीन काल में पूर्वी मैदानी प्रदेश क्या है? दृष्टिगत होता है। इसका निर्माण कैसे हुआ? हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं, हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं उनके द्वारा जलोढ़ मृदा के जमाव से पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति हुई है। मतलब जो हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं वो अपने साथ जलोढ़ मृदा लेकर आई, जिसके कालांतर में जमाव के बाद पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ। पूर्वी मैदान का निर्माण कैसी प्रक्रिया से संपन्न हुआ है? निक्षेपण की प्रक्रिया से। जो हिमालय तंत्र की नदियां हैं वो अपने साथ जो जलोढ़ मृदा लेकर आई उसका निक्षेपण किया, जिससे पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ। याद रखोगे भाई। अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 भागों में हम बांटते हैं। किसको? पूर्वी मैदानी प्रदेश को। पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 3 भाग है? एक माही बेसिन, इसको हम माही का मैदान भी बोल सकते हैं। माही नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो मैदान का निर्माण किया जाता है उसको माही मैदान या माही बेसिन हम बोलेंगे। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है बनास, बनारस नहीं है भाई, ये बनास है। बनास व बाणगंगा बेसिन, या यूं कहें बनास व बाणगंगा के मैदान को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। और तीसरा जो इसका पार्ट है वो है चंबल बेसिन, चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए मैदान को इसमें शामिल करते हैं। तो ये 3 पार्ट हमें अध्ययन की दृष्टि से पूर्वी मैदानी प्रदेश में विस्तृत देखने वाले हैं। इसमें अपन पहला लेते हैं माही बेसिन, या इसको और क्या बोलते हैं? बांगड़ मैदान भी बोलते हैं, बांगड़ प्रदेश भी बोलते हैं, माही मैदान या माही बेसिन। देखिए ये राजस्थान का कौन सा दक्षिणी मैदान कहलाता है? दक्षिणी भाग है राजस्थान का, जिसे माही का मैदान भी कहते हैं, वागड़ का मैदान भी कहते हैं और छप्पन का मैदान भी हम इसे बोल सकते हैं। मतलब पूर्वी मैदानी प्रदेश में 3 जो पार्ट है उसका पहला पार्ट हम देख रहे हैं माही बेसिन या माही मैदान। उसको क्या बोल सकते हैं हम? माही का मैदान बोल सकते हैं, बांगड़ प्रदेश बोल सकते हैं या छप्पन का मैदान बोल सकते हैं। ये राजस्थान की कौन सी दिशा में है भाई? ये राजस्थान के दक्षिण दिशा में है, यहां पर है भाई, ये वाला है, ये वाला बाग है, ये वाला बाग है, ये है माही बेसिन। देखिए इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है? बांसवाड़ा में है,
प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, इन 3 जिलों में माही बेसिन या माही मैदान का विस्तार पाया जाता है। इसको हम अध्ययन की दृष्टि से और थोड़ा डीपली देखें तो 3 भागों में इसको विभाजित करेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में माही बेसिन को हम विभाजित करके देखते हैं। देखिए इसमें एक आता है छप्पन का मैदान। ये क्या है भाई? ये देखिए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के आसपास के 56 गांवों का जो समूह है उसको छप्पन का मैदान बोला जाता है। तो छप्पन का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा में 56 गांवों के समूह को क्या बोला जाता है भाई? छप्पन का मैदान बोला जाता है। एक इसमें नाम आया है कांठल का मैदान। तो प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको कांठल का मैदान बोला जाता है। ये कहां पर है? ये प्रतापगढ़ में है। एक इसमें बांगड़ प्रदेश, डूंगरपुर वे बांसवाड़ा में माई नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो बांगड़ प्रदेश कहलाता है। तो ये है भाई माही बेसिन, पूर्वी मैदानी प्रदेश का पहला जो पार्ट है वो हमने देखा है। कौन सा? माही बेसिन, जो बांगड़ का मैदान भी कहलाता है, छप्पन का मैदान भी कहलाता है, या माही का मैदान भी कहलाता है। ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले में फैला हुआ है। अध्ययन की दृष्टि से पुनः अपन इसको 3 भागों में बांट कर देखते हैं। एक तो कौन सा है? छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। दूसरा कौन सा है? कांठल का मैदान। और तीसरा है बांगड़ का मैदान। ये 3 पार्ट हम माही बेसिन या माही मैदान में पढ़ते हैं। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ वे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वे बांसवाड़ा में 56 गांवों के समूह को क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं। प्रतापगढ़ में माही नदी के उत्तरी भाग या आसपास के क्षेत्र को कांठल का क्षेत्र कहा जाता है। बांगड़ प्रदेश की हम बात करें या बांगड़ के मैदान की बात करें तो डूंगरपुर वे बांसवाड़ा में माही नदी के पास के क्षेत्र को जो हल्का सा पहाड़ी क्षेत्र भी है उसको क्या कहते हैं? बांगड़ का मैदान कहते हैं। तो ये माही बेसिन के पार्ट है। देखिए मैप के माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं। ये इधर से माही नदी आती है भाई, ये दक्षिणी राजस्थान है। इधर से मध्य प्रदेश की महद झील से माही नदी निकलती है, कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करने के बाद गुजरात के बाद ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो सबसे पहले छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ वे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वे बांसवाड़ा में जो 56 गांवों का समूह है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका छप्पन का मैदान। तो नंबर 1 दे रहे हैं इसको, छप्पन के मैदान को। देखिए नंबर 2 की हम बात करें, ये है कांठल का मैदान, जो प्रतापगढ़ में ये वाला क्षेत्र है। यहां पर माही नदी के आसपास का क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है कांठल का मैदान। आपको पूछे कांठल का मैदान कहां पर है तो प्रतापगढ़ में है। तीसरा है वागड़ का मैदान। कौन सा कलर है? ये ले लेते हैं भाई,
ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये वाला क्षेत्र कहलाता है बांगड़ का मैदान। इसको नंबर 3 दे देते हैं। तो ये वाले भाई क्षेत्र है, ये माही बेसिन के अंतर्गत आते हैं। अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में हम इसको बांटते हैं, छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान और वांगड़ का मैदान। आगे चलते हैं। मैप से क्या है, आपके अधिगम अच्छा होता है, स्थायीकरण होता है। देखिए इस क्षेत्र में जो मिट्टी है वो कैसी मिलती है भाई, इस क्षेत्र में जो मिट्टी है वो लाल चिकनी मिट्टी मिलती है। माही बेसिन या माही के मैदान में जो मिट्टी है वो कौन सी है, लाल चिकनी मिट्टी है, जिसमें कौन कौन सी फसल होती है, मक्का, चावल और गन्ना की फसल होती है। ये तीनों किसकी है भाई, ये खरीफ की फसलें हैं। किसकी फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं। जो शियाळू फसलें होती है उनको खरीफ की फसल बोला जाता है, जो उन्याळू फसलें होती है उनको रबी की फसल बोला जाता है। अपने मारवाड़ी भाषा में उन्याला शियाला वो वाला नहीं है, उल्टा है सिस्टम यहाँ पर, याद रखना। खरीफ की फसल को क्या बोला जाता है, शियाळू बोला जाता है, रबी की फसल को उन्याळू फसल बोला जाता है। तो यहाँ पर लाल चिकनी मिट्टी जिसमें मक्का, चावल और गन्ना की खेती होती है। देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा है, माही कंचन और माही धवल, ये किसकी किस्म है भाई, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। माही कंचन, माही धवल, कंचन धवल, ये किसकी किस्में हैं, ये आपके मक्का की है, मक्का की है भाई। कंचन व धवल किसकी है, मक्का की। और माही सुगंध, सुगंध किसकी लेनी है, चावल की लेनी है भाई। तो माही सुगंधा जो है ये चावल की किस्म है। तो माही कंचन व माही धवल मक्का की, माही सुगंधा चावल की है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट हमने देखा, बनास व बाणगंगा बेसिन या बनास व बाणगंगा का मैदान, पूर्वी मैदान के अंतर्गत जो दूसरा पार्ट है ये वाला है, इसको पढ़ने वाला है। इसको देखिए हम अध्ययन की दृष्टि से पुणे कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में बांटते हैं। देखते हैं कौन कौन से भाग है। देखिए इसमें पहला भाग है रोही का मैदान, जो बनास व बाणगंगा का मैदान है, उसको अध्ययन की दृष्टि से यदि हम देखें तो सबसे पहला जो पार्ट है इसका रोही का मैदान। देखिए कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली जयपुर में पड़ता है, बहरोड अलवर में पड़ता है। कोटपुतली बहरोड से लेकर भरतपुर तक बाणगंगा तथा यमुना के मध्य स्थित मैदानी प्रदेश को, ये देखिए कोटपुतली बहरोड है और ये भरतपुर है, इसके मध्य वाला ये जो भाग है, कौन कौन सी दो, यमुना और बाणगंगा के मध्य वाला ये जो भाग है ये रोही का मैदान कहलाता है। यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, और ये है बाणगंगा। तो कोटपुतली बहरोड से लेकर भरतपुर तक बाणगंगा तथा यमुना के मध्य स्थित मैदानी प्रदेश क्या कहलाता है, रोही का मैदान कहलाता है, जो पूर्वी मैदानी भाग के बनास व बाणगंगा का हिस्सा है भाई। इसके बाद दूसरा इसमें जो है वो है मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा कहां पर है भाई, ये टोंक में है। मालपुरा टोंक से करौली, क्या बोलते हैं करौली को, इसको डांग की रानी बोलते हैं, आगे देख लेंगे भाई। डांग की रानी, डांग की रानी कौन सी है, करौली। तो मालपुरा टोंक से करौली तक बनास वे बाणगंगा नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ मैदान को बनास बेसिन का उत्तरी भाग जो है उसको मालपुरा करौली का मैदान बोलते हैं। देखिए मालपुरा टोंक, मालपुरा टोंक से करौली, इसके मध्य वाला जो भाग है, इसके उत्तर में कौन सी नदी, बाणगंगा नदी, तथा दक्षिण में कौन सी, बनास नदी। इसके मध्य वाला जो उपजाऊ मैदानी भाग है इसको क्या कहते हैं, मालपुरा करौली का। पढ़ा है उसको वापस देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं पूर्वी मैदानी भाग या पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसको अध्ययन की दृष्टि से सरल बनाने के लिए हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला भाग था माही का मैदान या माही बेसिन। इसको अध्ययन की दृष्टि से और इजी बनाने के लिए 3 भागों में हमने बांटा।
तीन भागों में पहला जो भाग था वो था छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों के समूह को छप्पन का मैदान कहते हैं। दूसरा इसमें देखा हमने कांठल का मैदान, जो प्रतापगढ़ में पड़ता है, कांठल का मैदान। तीसरा हमने अध्ययन की दृष्टि से इसमें देखा वांगड़ का मैदान, जो डूंगरपुर व बांसवाड़ा में पड़ता है। अब दूसरा जो है हमने इसमें देखा बाणगंगा व बनास का मैदान या बनास बेसिन। इसको अध्ययन की दृष्टि से सरल बनाने के लिए चार भागों में हमने बांटा है, जिसमें पहला भाग हम देख रहे हैं रोही का मैदान। ये कहां पर है भाई? कहां पर है ये? कोटपुतली बैरोड से लेके जो आपके भरतपुर तक यमुना और बाणगंगा के मध्य का जो मैदानी भाग है वो रोही का मैदान कहलाता है। इसमें हमने दूसरा भी देख लिया था, कौन सा? करौली मालपुरा का मैदान। बाणगंगा वे बनास नदी के मध्य मालपुरा से करौली के बीच जो उपजाऊ मिट्टी का जो मैदान है वो करौली मालपुरा का मैदान कहलाता है। यहां तक हमने अध्ययन कर लिया है। इसके बाद बाणगंगा व बनास बेसिन का तीसरा पार्ट देखते हैं। इसमें तीसरा जो पार्ट है वो है आपका पिडमांट का मैदान। ये एक अपर्दित मैदान कहलाता है, जो पर्वतीय क्षेत्र के निचले वाले भाग में अपर्दित क्षेत्र होता है इस तरीके का। ये क्या कहलाता है? ये पिडमांट क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान में जो पिडमांट का मैदान है वो देवगढ़ राजसमंद में मुख्य तौर पर है भाई। कहां पर है? देवगढ़ राजसमंद में। देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित अरावली से पृथक निर्जन पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? एक निर्जन पहाड़ी क्षेत्र है जो देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा अपर्दित करके बनाया गया है। ये देखिए भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से लेके अपने देवगढ़ राजसमंद के मध्य का ये वाला क्षेत्र, ये पिडमांट क्षेत्र कहलाता है। ये अरावली है इधर, इससे एक पृथक ये क्षेत्र है ये वाला। ये क्या कहलाता है? पिडमांट का मैदान कहलाता है। उसके बाद है खेराड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? खेराड़ प्रदेश। जहाजपुर, जहाजपुर भीलवाड़ा में पड़ता है भाई। पहले शाहपुरा में था, बीच में जब 50 जिले बने थे, वापिस जब 41 हो गए तो ये भीलवाड़ा में आ गया। जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश है वो खेराड़ प्रदेश कहलाता है। जहाजपुर भीलवाड़ा से लेके टोंक, नवाबों की नगरी टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा जो निर्मित क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? खेराड़ प्रदेश। तो हमने ये दो और देख लिए भाई, पिडमांट का मैदान, पिडमांट का मैदान और खेराड़ प्रदेश। यहां तक हमने अध्ययन कर लिया है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश के जो 3 पार्ट है उसका तीसरा पार्ट कौन सा है? चंबल बेसिन है। चंबल बेसिन है। ये 3 पार्ट हम अध्ययन की दृष्टि से इसको सरल बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। माही बेसिन कंप्लीट है, बाणगंगा व बनास बेसिन कंप्लीट है, और चंबल बेसिन को और पढ़ लेते हैं। आगे देखिए भाई, देखिए बनास के मैदान में जो है कैसी मिट्टी मिलती है? भूरी मिट्टी मिलती है भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बनास नदी है, उसके मैदान में कौन सी नदी में कौन सी मिट्टी मिलती है? भूरी मिट्टी मिलती है। और बाणगंगा के मैदान में कैसी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी मिलती है? ये भी आप याद रखोगे। 3 मिट्टी देखी है हमने। अरे 3 मिट्टी देखिए ना। माही बेसिन में, माही बेसिन में मिट्टी कैसी थी भाई? लाल चिकनी मिट्टी। कैसी मिट्टी? लाल चिकनी मिट्टी। बनास बेसिन में या बनास
अफवा क्षेत्र बोल दो या बेसिन बोल दो, इसमें मिट्टी कैसी, भूरी। बाणगंगा बेसिन में मिट्टी कैसी, जलोढ़ मिट्टी। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप राजस्थान की कृषि में फसलें पढ़ोगे तब आपको ये और इजी हो जाएगा कि लाल मिट्टी में कौन सी फसल होती है, भूरी मिट्टी में कौन सी फसल होती है, जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल होती है। उसके बाद आता है भाई तीसरा पार्ट। कौन सा पार्ट, तीसरा पार्ट, चंबल बेसिन। चंबल के मैदान को क्या कहा जाता है, बीहिड़ क्षेत्र कहलाता है। चंबल का जो क्षेत्र है वो बीहिड़ क्षेत्र कहलाता है, या इसे क्या कहते हैं, डांग क्षेत्र भी कहते हैं। डांग की रानी हमने देखा। अरे जो चंबल नदी का अफवा क्षेत्र है, इसके आसपास का जो भाग है वो क्या कहलाता है, बीहिड़ क्षेत्र कहलाता है और डांग क्षेत्र कहलाता है। इसी क्षेत्र में एक जिला है करौली। कौन सा जिला है, करौली, जिसे क्या कहते हैं, डांग की रानी कहते हैं। डांग की रानी कहते हैं। इस डांग क्षेत्र में डाकू भी रहते हैं भाई। ये एक उत्खात स्थलाकृति है। कैसी स्थलाकृति है, समतल स्थलाकृति नहीं है, उत्खात स्थलाकृति है। राजस्थान की एकमात्र नदी है चंबल जो ऐसी स्थलाकृति का निर्माण करती है, जिसका निर्माण चंबल का अवनलिका अपर्दन द्वारा होता है। ये क्या है, चंबल जब उफान पर होती है तब इसका जो अपवा क्षेत्र है वो चौड़ा होता है। धीरे धीरे जब ये इसका अपवा क्षेत्र वापिस सिकुड़ता है तो ये जो पानी यहां तक जाता है ये वापिस जब आता है, और जो इसकी सहायक नदियां हैं वो भी इस तरीके से इसमें क्या है, जल लेकर आती है, तो यहां पे बड़े बड़े खड्डे बढ़ जाते हैं। तो उत्खात या कैसी अवनलिका अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। राजस्थान की एकमात्र नदी है चंबल नदी जो अवनलिका अपर्दन करती है, जिससे उत्खात स्थलाकृति का निर्माण होता है। इस मैदान में काली जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कैसी मिट्टी, काली जलोढ़ मिट्टी मिलती है। माही बेसिन में आपको लाल चिकनी मिट्टी मिलती है, बाणगंगा बेसिन में आपको जलोढ़ मिट्टी मिलती है, और बनास बेसिन में आपको भूरी मिट्टी मिलती है, और चंबल बेसिन में काली जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की कुछ विशेषताएं उनको भी देख लेते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश भारत के भूआकृतिक प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। जो पूर्वी मैदानी भाग है वो किसका, उत्तर के विशाल मैदान का भाग है, जिसे गंगा का मैदान भी कहते हैं। गंगा का मैदान भी कहते हैं। हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलने के बाद, जो बारहमासी नदियां हैं, हिमालय से निकलने के बाद वहां से अवसाद लाके जमा कर देती है उत्तर भारत के विशाल मैदान, जो भारत के लगभग 43% भाग पे फैला हुआ है। उसी का एक पार्ट है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से कितना, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। सबसे पहला कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये पढ़ा ना हमने। राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पे है, 61.11% भाग पे। राजस्थान की जनसंख्या कितनी रखता है, 40% जनसंख्या रखता है। ये दूसरा इसलिए है क्योंकि इसके पास जनसंख्या और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 23% और जनसंख्या है 39%। इन आंकड़ों से क्या आपको सिद्ध हो रहा है, देखिए इनके पास क्षेत्रफल ज्यादा है और जनसंख्या कम है, इसके पास क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो यहां का जनघनत्व अधिक होगा इसकी तुलना में। यहां पर जनघनत्व कम होगा, यहां पर अधिक होगा। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो भौतिक प्रदेश है ये यही है, क्योंकि इसके पास जो राजस्थान की जमीन है वो तो कितनी 23% है, और राजस्थान की एक बहुत बड़ी जनसंख्या का हिस्सा, बोले तो लगभग 40% के आसपास जनसंख्या का हिस्सा इस 23% पार्ट में रहता है। तो यहाँ का जो जनघनत्व है वो अधिक है। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा, जिसे क्या बोलते हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण में, एलपी सोल्स बोलते हैं। एलपी सोल्स याद रखोगे, इसका विस्तार पाया जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश में।
आगे देखिए, खनिज संपदा की दृष्टि से ये निर्धन प्रदेश है। ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये खनिज संपदा की दृष्टि से काफी निर्धन है, यहां पर खनिजों का जमाव कम पाया जाता है। संपन्न कौन सा है भाई राजस्थान में? संपन्न कौन सा है? संपन्न है अपना अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश जिसमें बहुतायात खनिज मिलते हैं। यहां का जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी होती है? 60 से 80 सेंटीमीटर यहां पर औसत वार्षिक वर्षा होती है। 60 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो पश्चिमी तथा 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। देखिए, एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो अरावली के समानांतर चलती है। इसके बाद ये 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका कौन सा पूर्वी भाग का निर्धारण करती है, और ये है 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये इसके पूर्वी भाग का निर्धारण करती है और ये इसके पश्चिमी भाग का निर्धारण करती है। मतलब सार निकल के ये आ रहा है कि 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से लेके 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच का जो प्रदेश है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश कहलाता है। इसके पश्चिमी सीमा का निर्धारण 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा करती है और पूर्वी सीमा का निर्धारण 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा करती है। इसके मध्य से 70 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है भाई। कौन सी गुजरती है? 70 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है। यहां पर खस हुए पामरोजा घास मिलती है। आपने देखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन सी घास? सेवण, लीलोन घास मिलती है। यहां पर खस हुए पामरोजा घास मिलती है तथा वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? दोक वृक्ष यहां पर मिलते हैं भाई। तो ये था अपना प्यारा सा और अच्छा सा टॉपिक, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पूर्वी मैदानी प्रदेश। निश्चित तौर पे आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसे पढ़ा है। तो इस क्लास को मजे के साथ पढ़े और हमेशा पढ़ाई मजे के साथ ही करे भाई, क्योंकि आप स्ट्रेस लेके पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं घुसेगी, और दिमाग में नहीं घुसेगी तो एग्जाम में जब जाओगे तब अधूरे ज्ञान के साथ जाओगे। तो मजे के साथ पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और अपने ज्ञान में इजाफा कीजिए, ताकि एग्जाम में अपना 100% आप फ्री माइंड दे सको। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम हाड़ौती प्रदेश पढ़ेंगे और उसके बाद ये अपना टॉपिक जो पहला है राजस्थान का भौतिक प्रदेश वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगली क्लास में फिर लेके आएंगे एक नया टॉपिक, राजस्थान की जलवायु, जिसको भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाला है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।